गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं एडवोकेट सीए मुकुंद चौहान आपके साथ एक नई गवर्नमेंट की जो स्कीम आई है इन्वेस्ट इंडिया, उसके अंतर्गत मैन्युफैक्चर एंड अदर ऑपरेशंस इन वेयरहाउस रेगुलेशंस 2019, ये स्कीम जो मैन्युफैक्चरर के लिए गवर्नमेंट लेके आई है, बहुत ही बेनिफिशियल स्कीम है। अब तक जितनी भी स्कीम आई थी उससे थोड़ी डिफरेंट स्कीम है। मैं इसको डिफरेंट इसलिए कहता हूँ कि ये स्कीम ऐसी है कि इसमें कैपिटल गुड्स और इनपुट दोनों ही आप इंपोर्ट कर सकते हैं, और इंपोर्ट करते समय आपको कस्टम्स ड्यूटी और IGST दोनों ही नहीं भरना है। यानी कि जो कस्टम्स ड्यूटी की लायबिलिटी इंपोर्ट के समय आती है उसका डिफरमेंट हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई नई यूनिट डाल रहे हैं या कोई आपकी एग्जिस्टिंग यूनिट है जिसको कि आपने ये स्कीम में कन्वर्ट कर दिया और उसको एक्सपांसन कर रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में अगर आप कोई नई मशीनरी इंपोर्ट करते हैं तो आपको कोई EPCG की स्कीम में जाने की ज़रूरत नहीं, EPCG के लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट की ये जो स्कीम है वेयर हाउस मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, उसके अंतर्गत आपका कैपिटल गुड्स के ऊपर जो कस्टम्स ड्यूटी है उसकी लायबिलिटी ऑटोमेटिक डिफर हो जाएगी। कब तक डिफर हो जाएगी? जब तक वो मशीन वेयर हाउस के अंदर आप यूज़ कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन, 5 साल 7 साल 10 साल तब तक वो डिफर हो जाएगी। और अगर आप कोई रॉ मटेरियल भी मंगा रहे हैं प्रोडक्शन करने के लिए फिनिश गुड्स, तो वो रॉ मटेरियल के ऊपर भी जो कस्टम्स ड्यूटी और IGST लगती है वो भी आपकी डिफर हो जाएगी। कब तक डिफर हो जाएगी? जब तक आप फाइनल प्रोडक्ट बना के बेचते नहीं हैं। यानी कि आप लोकल में क्लियर कर रहे हैं तब आपको इनपुट के ऊपर जो ड्यूटी डिफर हुई थी वो भरना है, या तो आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको वो ड्यूटी नहीं भरना है। यानी कि जो आपकी लायबिलिटी अभी तक जितनी भी स्कीम थी उसमें इनिशियल स्टेज पे आती थी कैपिटल गुड्स और इनपुट पे, एट द टाइम ऑफ क्लियरेंस ऑफ द गुड्स फ्रॉम द कस्टम्स बॉन्डेड कस्टम्स वेयर हाउस, इसमें क्या है कि आपको बाद में वो लायबिलिटी डिस्चार्ज करनी है जब आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा और आप उसको जब क्लियर करेंगे तब एक्सपोर्ट करेंगे तो आपकी वो लायबिलिटी जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि अगर मेरे को ये डिफरमेंट दिया जा रहा है कैपिटल गुड्स और इनपुट पे लायबिलिटी का, तो क्या इसके सामने कोई एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन का कोई परसेंटेज फिक्स है? तो ये स्कीम में ऐसा कोई भी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन का कोई भी परसेंटेज फिक्स नहीं है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई एक्सपोर्ट भी करना है। आप 100% डोमेस्टिक सेल भी इस स्कीम में जाके कर सकते हैं, और कैपिटल गुड्स और इनपुट्स जो है वो आप विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी इंपोर्ट कर सकते हैं। डिफरमेंट हो जाएगी उसकी लायबिलिटी जब आप फिनिश गुड्स क्लियर करेंगे इंडिया में, तब जाके आपको इनपुट जो उस फिनिश गुड्स में यूज़ हुआ है उस प्रोपोर्शन में ही आपको कस्टम्स ड्यूटी भरनी है। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये सवाल उठता है कि क्या ये रजिस्ट्रेशन लेने के बाद ये रजिस्ट्रेशन का कोई पीरियड है क्या? ये 3 साल 5 साल तक ही वैलिड है, उसके बाद फिर कोई रिन्यू करना पड़ेगा? तो इस पॉलिसी में गवर्नमेंट ने उसको अनलिमिटेड पीरियड तक कंटिन्यू रखा है। जब तक कि कोई कारण से आपका वेयर हाउसिंग का रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होता है या आप उसको कैंसिल करना नहीं चाहते हो, तब तक ये रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू ही चलता रहेगा। नाउ फ्रेंड्स, अभी तक जितनी भी स्कीम थी इस तरह की बेनिफिशियल स्कीम, वो सब में एक एरिया रिस्ट्रिक्शन था कि अगर SEZ है तो आपको SEZ एरिया में जाके यूनिट लगानी पड़ेगी। लेकिन इस स्कीम में ऐसा कोई जोग्राफिकल कंडीशन में रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप पूरे इंडिया में कहीं भी अपनी यूनिट लगा सकते हैं और ये स्कीम में जा सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, ये जानना जरूरी है कि ये स्कीम को कंट्रोल कौन करेगा। ये जो स्कीम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस की, ये पूरी की पूरी वन विंडो क्लियरेंस है और इसका सारा क्लियरेंस आपको
कस्टम्स डिपार्टमेंट देगा। आपको कस्टम्स के अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो कस्टम्स अथॉरिटीज़ है आपको उसी को एप्लीकेशन करनी है। और जैसे ईओयू में अपने को रजिस्ट्रेशन मिलता था अंडर सेक्शन 58 वेयर हाउसिंग का और अंडर सेक्शन 65 मैन्युफैक्चरिंग का, उसी तरह से अपने को एक रजिस्ट्रेशन कस्टम्स अथॉरिटी देगी अंडर सेक्शन 58 एंड अंडर सेक्शन 65, जिसकी वजह से हम कैपिटल गुड्स और इनपुट उस बॉन्डेड वेयर हाउस में ला सकते हैं, उससे फिनिश गुड्स बना सकते हैं और उसको हम लोकल डीटीए में क्लियरेंस कर सकते हैं। अब जब हम उस गुड्स को बनाएंगे बॉन्डेड वेयर हाउस में और जब हम उसको क्लियर करेंगे डोमेस्टिक टेरिफ एरिया में, उस वक्त जो फाइनल प्रोडक्ट बन के क्लियर हो रहा है उसके अंदर जो इनपुट यूज़ किया गया है जो इम्पोर्टेड है, उसी प्रॉपोर्शन में वो इनपुट के ऊपर जो कस्टम्स ड्यूटी डिफर हो गई थी उतनी ही कस्टम्स ड्यूटी अपने को भरने की आएगी। और ये कस्टम्स ड्यूटी भरने के लिए अपने को एक इनबाउंड बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ेगी और उसके द्वारा हम वो कस्टम्स ड्यूटी भर सकते हैं। और वो जो गुड्स क्लियर होगा डोमेस्टिक टेरिफ एरिया में, तो हमको जीएसटी का, जैसे हम टैक्स इनवॉइस रेगुलर कोर्स में सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाती है, वैसे ही अपने को भी एक जीएसटी का इनवॉइस बनाना है और अपने को आउटवर्ड जीएसटी डिस्चार्ज करनी है। फ्रेंड्स, ये जो मैन्युफैक्चरिंग स्कीम है उसमें अपने लोकल से भी गुड्स प्रोक्यूर कर सकते हैं। जो भी गुड्स हम लोकल से प्रोक्यूर करेंगे उसकी हमको क्रेडिट भी मिलेगी और वो क्रेडिट जो है हम डोमेस्टिक क्लियरेंस के सामने उसको यूज़ कर सकते हैं। या तो हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हम वो क्रेडिट को यूज़ करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और एक्सपोर्ट अगर हम ड्यूटी भर के करेंगे तो जीएसटी एक्ट के अंतर्गत जो हमको उसका रिफंड मिलता है वो एज इट इज़ आपको मिलता रहेगा। और जब हम ये कोई गुड्स बनाएंगे इस यूनिट में, तो एक्सपोर्ट करने की जो प्रोसीड्यूर अभी नॉर्मल कोर्स में जिस इंडस्ट्रीज में हो रहा है, उसी सिस्टम में इस स्पेशल बॉन्डेड वेयर हाउस की जो यूनिट है वो भी उसी सिस्टम में ही एक्सपोर्ट करेगी। उसके लिए कोई स्पेशल एक्सपोर्ट का प्रोसीड्यूर नहीं है। नाउ फ्रेंड्स, अगर मल्टीपल बॉन्डेड वेयर हाउस है तो क्या एक बॉन्डेड वेयर हाउस से दूसरे बॉन्डेड वेयर हाउस में हम गुड्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ एनी कस्टम्स ड्यूटी? तो इसका जवाब है यस। आप एक आइटम को मैन्युफैक्चर करने के बाद अगर किसी दूसरे मैन्युफैक्चरर को उस आइटम की ज़रूरत होती है तो आप विदाउट पेमेंट ऑफ कस्टम्स ड्यूटी उसको दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज कर लीजिए आप एक मोबाइल की बैटरी बनाते हैं, बॉन्डेड वेयर हाउस है, आपका रजिस्ट्रेशन इस स्कीम में है, और एक दूसरी कंपनी है उसका भी रजिस्ट्रेशन इसी स्कीम में है और वो मोबाइल बनाती है। उस कंपनी को अगर बैटरी की ज़रूरत है तो आपका फिनिश गुड्स जो बैटरी है आप उसको सेल कर सकते हैं और उसके लिए फिर आपको कोई भी ड्यूटी भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये डीटीए सेल नहीं होगा, ये ट्रांसफ़र ऑफ द गुड्स फ्रॉम बॉन्डेड वेयर हाउस टू बॉन्डेड वेयर हाउस गिना जाएगा। और फ्रेंड्स, जो ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के समय वेस्ट और रिफ्यूज़ और जो जनरेट होते हैं वो वेस्ट को भी आप लोकल क्लियर कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली आपको ड्यूटी भरनी है जो इम्पोर्टेड मटेरियल उस वेस्ट में यूज़ हुआ उसके ऊपर, या तो आप उस वेस्ट को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको ड्यूटी भरने की ज़रूरत नहीं है। क्या हम जो लोकल यूनिट है जो अभी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है उस यूनिट को भी हम ये स्पेशल स्कीम में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो उसका जवाब है यस। जो आपकी अभी रनिंग यूनिट है आप उसको भी इस नई स्कीम में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और जब आपके पास नई मशीनरी आएगी तो उसके ऊपर वो कस्टम्स ड्यूटी का डिफरमेंट का बेनिफिट मिलेगा। उस यूनिट में जब आपके पास इंपोर्टेड इनपुट्स आएंगे तो भी उसके ऊपर आपको कस्टम्स ड्यूटी नहीं भरनी है, उसका डिफरमेंट का बेनिफिट आपको मिलेगा, सब्जेक्ट टू कि उसका फाइनल प्रोडक्ट आप डीटीए में क्लियर कर रहे हैं या आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। नाउ फ्रेंड्स, ये एक सवाल उठता है कि ये तो एक ईओयू जैसी स्कीम लग रही है, क्या इसके लिए कस्टम्स के ऑफिसर हमारी फैक्ट्री पे आके बैठे रहेंगे? क्या वो हमारे रिकॉर्ड चेक करते रहेंगे?
तो इसका जवाब है कि इसके ऊपर कोई भी फिजिकल कंट्रोल कस्टम्स ऑफिसर का नहीं रहेगा। जैसे नॉर्मल कोर्स में आपकी फैक्ट्री अभी चल रही है, उसी नॉर्मल कोर्स में आपकी फैक्ट्री चलेगी और आपके गेट पे कोई भी कस्टम्स ऑफिसर नहीं बैठेगा और वो कोई फ्रीक्वेंटली आपकी फैक्ट्री का विजिट भी नहीं करेगा। नाउ फ्रेंड्स, सवाल ये उठता है कि क्या ये लाइसेंस को हमें बार बार रिन्यू करना है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये रिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है। वन टाइम आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा और वो रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक डिपार्टमेंट आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करता है या आप अपना रजिस्ट्रेशन सरेंडर नहीं करते हो। तो सवाल ये उठता है कि इस तरह की बेनिफिट देने के बाद गवर्नमेंट का कंट्रोल क्या रहेगा इस यूनिट के ऊपर? तो एक ऑडिट मैकेनिज्म बनाई गई है कि गवर्नमेंट ऑडिट करेगी आपके रिकॉर्ड की और आपका जो रिकॉर्ड है वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, एक प्रिस्क्राइब रिकॉर्ड है, उसके हिसाब से आपको मेंटेन करना है। वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आपको अप टू डेट रखना है और उसकी ऑडिट करेगी डिपार्टमेंट। और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑडिट जो है वो ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि यूनिट जो है कितनी रिस्क बेस्ड है। अगर रिस्क फैक्टर ज़्यादा रहेंगे तो ऑडिट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगी, अगर रिस्क फैक्टर कम रहेंगे तो ऑडिट की फ्रीक्वेंसी कम रहेगी। नाउ फ्रेंड्स, क्या ये यूनिट जॉब वर्क कर सकती है किसी दूसरे यूनिट का, या ये यूनिट खुद जॉब वर्क करवा सकती है किसी यूनिट से? तो मेरा जवाब है यस, ये यूनिट खुद भी जॉब वर्क कर सकती है किसी अदर यूनिट का और ये यूनिट किसी और यूनिट से भी जॉब वर्क करवा सकती है। नाउ फ्रेंड्स, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बार बार उसको रिपीट करना चाहता हूँ कि अभी तक ऐसी कोई भी स्कीम गवर्नमेंट की नहीं आई जिसमें कैपिटल गुड्स का जो ड्यूटी लगती थी इंपोर्ट करते समय वो डिफर हो जाए। क्योंकि एक ही स्कीम थी, वो थी ईपीसीजी। ईपीसीजी स्कीम में यह था कि अगर आप कैपिटल गुड्स लाते हैं तो आपको इंपोर्ट करते समय कोई भी कस्टम्स ड्यूटी नहीं भरनी है, लेकिन उसके साथ आपका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन लिंक था। लेकिन इस स्कीम में जब आप कैपिटल गुड्स लाते हैं तो आपको कोई कस्टम्स ड्यूटी नहीं भरनी है और इसके साथ कोई आपका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन लिंक नहीं है। आप चाहो तो थ्रू आउट द पीरियड ऑफ द लाइफ ऑफ द कैपिटल गुड्स आप 1 रुपये का भी एक्सपोर्ट नहीं करो तो भी चलेगा। और सपोज कर लीजिए कि 10 साल के बाद वो मशीन स्क्रैप हो गई, तब आप अगर उस मशीन को इंडिया में डीटीए क्लियरेंस कर रहे हैं तो आपने इनिशियली 10 साल पहले जितनी ड्यूटी भरनी थी, जो डिफरमेंट हो गया, वो ड्यूटी आपको पूरी भरनी पड़ेगी, बट आफ्टर 10 ईयर्स उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। सेकंड, अगर आप उस मशीनरी को एक्सपोर्ट कर देते हो तो आपकी जो कस्टम्स ड्यूटी डिफर हो गई थी 10 साल तक, वो ड्यूटी भी आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से मैं जो कंक्लूड करूं उसके पहले कि ये बहुत ही अच्छी स्कीम है उस प्रोडक्ट के लिए जहां पर आपका मशीनरी काफ़ी कॉस्टली है और उसके ऊपर कस्टम्स ड्यूटी भी यूज़ लगती है, तो आप कस्टम्स ड्यूटी सेव करके वर्किंग कैपिटल बढ़ा सकते हैं। सेकंड, आपके फाइनल प्रोडक्ट में काफ़ी इम्पोर्टेड इनपुट्स लगते हैं और लोकल इनपुट्स भी लगते हैं। तो अगर मेजॉरिटी ऑफ इनपुट्स अगर आपके इम्पोर्टेड है तो उसमें भी आप ड्यूटी सेव करके उसकी लायबिलिटी को डिफ़र करके उसके ऊपर भी आप, चूँकि उस डिफरमेंट के ऊपर कोई इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं है, तो आप अपनी उसको डिफ़र करके और उसका बेनिफिट ले सकते हैं, अपना इंटरेस्ट बचा सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने स्कीम जितना इलोबरेट कर सकता था आपको एक्सप्लेन किया। जैसे जैसे आप प्रैक्टिकली ये स्कीम में रजिस्ट्रेशन लेंगे, काम करेंगे, इसकी बेनिफिट सबको समझ में आएगी और मेरे हिसाब से ये बहुत ही एक अच्छी स्कीम है, बहुत ही वेलकम स्कीम है गवर्नमेंट की और अपने को इस स्कीम का बेनिफिट लेना ही चाहिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।